हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज हम लोग करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो एक क्लास 12 का फिजिक्स के अंदर चैप्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेई और हमारे पास सीबीएसई दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। हम लोगों ने अभी तक जो करंट के बारे में अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं उसमें और इस वाले करंट में क्या डिफरेंस है, एक नया क्या हमारे पास प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग आज के सेशन में इसको सीखने वाले हैं। ठीक है। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इस सेशन से कुछ भी सीखने को मिलता है आज के इस सेशन में, तो प्लीज गाइस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारे पास जो ये वीडियो है वो बहुत लोगों तक पहुंच सके एंड सपोर्ट मिलता रहे जो कि सीखना चाहते हैं कुछ नया। ठीक है। तो शुरू करने से पहले अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको कोई भी सेशन पीडीएफ फॉर्मूला शीट्स वगैरह चाहिए, तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के नीचे ही आपको मिल जाने वाला है। वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे जो है आपको इस जो हम लोग आज का सेशन होने वाला है और पहले जितनी भी सेशन हो चुकी है, इस वीडियोस लेक्चर्स हो चुकी है चैप्टर फिजिक्स की, उसको भी आपको वहां पे मिल जाने वाला है। तो आपको क्या कर देना है, इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा, आप टैप करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे टेलीग्राम के उस वेबसाइट के अंदर। वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हो एंड देन ऑफ कोर्स ज्वाइन करोगे चैनल को, तो आपको वहां पे फॉर्मूला मतलब सेशन पीडीएफ वहां पे आपको अवेलेबल मिलेगी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, सर ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो क्या ऐसा झंझट है, आप वो बताइए पहले। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, मैं अगर पहले बात कर लेते हैं किसके बारे में, करंट के बारे में। हमें पता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अभी जो करंट है ना, ये जो करंट है वो दो टाइप से हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है अपने सिलेबस के हिसाब से। मतलब ये करंट जो है वो दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो दो टाइप का होता है। और ये जो दो टाइप के हैं वो क्या है, हमारे पास एक होता है डीसी, डीसी करंट या फिर डीसी जिसे हम लोग बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, अगर मैं ध्यान से देखूं, डीसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट करंट। क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट बन रहा है या फिर डायरेक्ट करंट हम लोग डीसी को बोलेंगे। और दूसरा जो होता है ना, दूसरा जो हम लोग यहाँ पे करंट लेंगे उसको मैं मान लेता हूँ क्या, जिसका चैप्टर का नाम है एसी। और ये क्या होता है, ये होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है ये, ऑल्टरनेटिंग करंट। सर डिफरेंस क्या है दोनों करंट के बीच, हम लोग अभी तक जो पढ़ते हुए आ रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। बट अब जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। सर डिफरेंस तो बताओ इन दोनों में, क्योंकि ऐसा क्या इसमें डिफरेंट है जिससे हम लोग को इसको नए तरीके से पढ़ना पड़ रहा है, जिससे हमें इसे नए तरीके से पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है। होता क्या है ना, हमें पता है कि यहाँ पे होता क्या है, इस करंट में जो करंट की वैल्यू है, ठीक है, आप कह सकते हो कि जो करंट का मैग्नीट्यूड है, करंट का मैग्नीट्यूड जो होता है ना सर जी, करंट का मैग्नीट्यूड जो भी वैल्यू आएगा एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये क्या होता है, डीसी करंट की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, सेम होता है। बट अगर मैं ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करूं, ऑल्टरनेटिंग करंट की मैं बात करता हूं अगर, तो यहां पे क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड मे बी हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो, बट डायरेक्शन ऑफ द करंट जो है वो बदल जाता है। डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं इसे वैरी करता है। एंड इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, एक नए तरीके से इसको अलग से लेकर पढ़ना पड़ता है। बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन मे बी, मैग्नीट्यूड मैं यहाँ पे लिख भी दूं, अगर मैग्नीट्यूड मे बी सेम हो सकता है, बट बट जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट है शुड वैरी, तभी जाके कुछ अलग होगा ना। अगर कहीं डायरेक्शन भी सेम हो गया तो इसका मतलब यही हो गया ना कि वो डीसी करंट के बराबर हो जाएगा। बट यहाँ पे जस्ट टू डिफरेंशिएट इट, हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो अलग होता है एंड इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसे अलग से पढ़ना पड़ता है। एंड जिसे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, ऑल्टरनेटिंग एसी करंट, जिसे हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं। ठीक है। सर जी एसी करंट कैसे होता है, सबसे पहली बात तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, हमारे पास सबसे पहले हमारे सिलेबस में जो एसी करंट है दैट इज साइनोसाइडल एसी। साइनोसाइडल एसी, वैसे तो बहुत सारे एसी हमारे पास होते हैं बट हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोसाइडल एसी के नाम से जानते हैं। कुछ इस तरह से गाइस ये हमारे पास यहाँ पे दिखता है। ठीक है। सर जी ये क्या है, दिखा दीजिए, बिल्कुल बताते हैं आपको, एक सेकंड। मान लेता हूँ पहले तो मैं कलर चेंज कर लूँ आप, हाँ
मान लेते हैं मेरे पास ये जो है पीक जहाँ पे हाईएस्ट मैक्सिमम करंट मिल रहा है उसको मैंने आई नॉट मान लिया है, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट करंट, ठीक है। ओके, तो ये मैंने माइनस आई नॉट मान लिया है, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो गया, आई नॉट जो है वो एम्पलीट्यूड है, हाईएस्ट मैक्सिमम करंट जो हमें यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये जो है करंट यहाँ पे पहले तो इंक्रीज हो रहा है, एंड आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, जब टाइम अब धीरे धीरे घट रहा है तो क्या होता है यहाँ पे हमारे पास करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। सबसे पहले डाउन हुआ, फिर हमारे पास यहाँ पे अप है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधी सी बात ये है साइनोसाइडल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोसोडियल, साइनोसाइडल एसी, ये क्या है हमारे पास यहाँ पे साइनोसाइडल एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, आपको ये एग्जांपल है, कुछ इस तरह से हमें पे दिखता है। एंड ये जो है क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है यहाँ पे, एंड ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड एंड जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट ये क्या कर रहा है यहाँ पे हमारे पास वेरी कर रहा है, मतलब सेम नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ते हैं। देखा जाए इससे अलग अलग और भी बहुत ज्यादा जो है आप कह सकते हो कि और भी ऐसे हमारे पास ऑल्टरनेटिव करंट है जो कि हमारे पास सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आपको यहाँ पे पता हो रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेकंड टाइप की बात करता हूँ यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास ट्रायंगुलर एसी। सर ट्रायंगुलर एसी क्या होता है, कुछ इस तरह से दिखता है, ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मैं देखूं, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर, क्या, ट्रायंगुलर ऑल्टरनेटिंग करंट जो कि ट्रायंगुलर है। देख ही सकते हो ग्राफ से ही आपको पता चल रहा होगा कि कुछ इस तरह सा डिफरेंस हमारे पास होता है। थर्ड की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्क्वायर वेव या स्क्वायर, हमारे पास यहाँ पे एसी भी एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, कुछ इस तरह से आपको दिखाता हूँ आपको करके। यहाँ पे स्क्वायर एसी कुछ इस तरह से दिखता है, आपको दिखाना को चाहता हूँ मैं। पहले तो कुछ इस तरह से हमारे पास स्क्वायर वेव की तरह यहाँ पे हमारे पास ये एसी सर्किट जो है वो चलेगा, तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, स्क्वायर ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट जो कि हमें पढ़ना है, बट पढ़ना इन तीनों को नहीं, हमें सिर्फ एक ही चीज को पढ़ना है। हमारे सिलेबस में जो है वो साइनोसाइडल ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में ही जो है पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ जिससे आप जो है आपको जानकारी रहे, ठीक है। तो मैं उसको नेक्स्ट पेज में यहाँ पे लिख लेता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है यहाँ पे ना हमारे पास क्या है, एक ऐसा ग्राफ नोट करके मैं यहाँ पे लिखाना चाहता हूँ आपको। नोट करके क्या लिखाना चाहता हूँ, सबसे पहली बात तो एक हमारे पास यहाँ पे मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, आपको बताना है कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट है या फिर डायरेक्ट करंट है, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट है या फिर डायरेक्ट करंट है, ओके। तो सबसे पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारे पास ऐसे, हमारे पास सॉरी गलत हो गया, थोड़ा सा ऐसे करके हमारे पास, ठीक है। ये जो है हमारे पास नॉट पीरियोडिक, ये पीरियोडिक नहीं है, नॉट पीरियोडिक, ये जो है पीरियोडिकल एक मतलब एक पीरियड के टाइम रिपीट नहीं कर रहा खुद को, तो इसीलिए हमारे पास ये नॉट एन एसी करंट, नॉट एन ऑल्टरनेटिंग करंट, नॉट एन एसी, मतलब ये ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन का चेंज जो है वो हमारे पास वेरी कर रहा है, बट हमारे पास यहाँ पे चेंज नहीं है, तो ये पीरियोडिक नहीं है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की कंडीशन क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट की अगर मैं यहाँ पे कंडीशन की बात करता हूँ, कंडीशन सबसे पहले हमारे पास मैग्नीट्यूड में वेरी, सबसे पहली बात तो ये, डायरेक्शन शुड वेरी, एंड थर्ड जो है हमारे पास यहाँ पे पीरियोडिक होना चाहिए, हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए। तो गाइज ये हमें समझ में आ गया कि पीरियोडिक होना चाहिए, ठीक है। तो एक सेकेंड, हमारे पास ये क्या है, पीरियोडिक होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये हो गया। अब एक मैं छोटा सा और एक ग्राफ बनाता हूं जिससे आपको और एक क्लैरिटी मिल सके एक नए कंसेप्ट के बारे में। मान लेते हैं मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, करंट वर्सेस आई टाइम ग्राफ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो करंट और टाइम के बीच का ये हमारे पास ग्राफ होने वाला है, ठीक है सर जी, मैंने ये बना दिया। कुछ इस तरह से आपको ये ग्राफ जो है ऐसे दिख रहा है, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ना ही पूरा नेगेटिव में जा रहा है, तो ये करंट और डायरेक्शन चेंज तो हो रहा है, बट यहाँ पे कांस्टेंट मैग्नीट्यूड जो है आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसे हम लोग एक नया नाम देते हैं, जिसे पार्शियल एसी एंड डीसी, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, वेव, ये ऐसा वेव है, वेव हैविंग
वेव हैविंग, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, वेव हैविंग एसी एंड डीसी सर्किट, दोनों एसी एंड डीसी कंपोनेंट्स, दोनों कंपोनेंट जो है यहाँ पे लगे होते हैं, एंड दैट्स वाई इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑफ कोर्स पार्शियल एसी डीसी। ये जो है आपको यहाँ पे रेक्टिफायर्स में आपको देखने को ऐसा ग्राफ मिल सकता है। जब हम लोग रेक्टिफायर सेमीकंडक्टर्स में पढ़ेंगे तो आपको सिमिलर टाइप ऑफ ग्राफ देखने को मिलने वाला है, ठीक है, मिलने वाला है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जिससे आपको और क्लैरिटी यहाँ पे मिल सके। क्या मिल सके? क्लैरिटी मिल सके। ओके सर जी, तो देख लेते हैं क्या पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग नेक्स्ट। अब सर जी कोई भी, अब मैं क्या बताने वाला हूँ, कोई भी गाइज हमारे पास यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है जहां से हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट को डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे क्या बना दूंगा, एक सर्किट मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ आप सबके सामने। एक सर्किट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं कुछ इस तरह से, एंड मेरे को यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स, जिसे हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाते हैं, इस तरह से दिखाया जाता है। दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स, ठीक है सर जी। ओके, तो ये हो गया हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स, जिसे हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, का जो ईएमएफ है, क्या है ये ईएमएफ, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल्स। यहाँ पे हमारे पास जो है इसे ईएमएफ जो हमारे पास यहाँ पे कह सकते हैं, दैट इज ई इन ऑल्टरनेटिंग करंट। ये क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होता है। साइन वाला टर्म्स इसीलिए आया है, साइनोसाइडल हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट है और ये एक साइन का फंक्शन होता है। यहाँ पे ईएमएफ को हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर मेरे को यहाँ पे आई चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीधी सी बात है, आई को भी हम लोग आई नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। जो करंट होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी के जो है फंक्शन में हमारे पास होता है, दैट इज साइनोसाइडल फंक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पे जो है ऑल्टरनेटिंग करंट की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट, थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास गलत हो रहा है, क्या हैंड राइटिंग, थोड़ा सही करके यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, साइनोसाइडल एसी की ही हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे, बिकॉज हमारे पास जो सिलेबस है उसमें भी यही चीज गिवन है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, साइनोसाइडल एसी में जो सर्किट होता है उसमें हमारे पास जो ईएमएफ आता है, दैट इज वोल्टेज, वो क्या होता है, सीधी सी बात ये है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। एंड ये जो है हमारे पास क्या है, करंट इन साइनोसाइडल, कह सकते हैं कि दैट साइनोसाइडल ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अच्छा सर, अगर हमारे पास ये है तो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ई नॉट साइन ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू, हमें पता है कि जो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम भैया का लॉ, ओम्स लॉ, वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर। हमें ये सबको पता है, बच्चों को ये चीज पता होती है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको यूज कर दूं तो सीधी सी बात ये है, दैट इज ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट आर, बिकॉज साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी वाला फैक्टर यहाँ पे हट जाएगा। एंड आई नॉट जो है वो क्या है, पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजीज कि हमारे पास यहाँ पे कैसे दिखता है हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट का फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, एवरेज एंड हमारे पास आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट का जो है एवरेज वैल्यू निकालेंगे, एंड हमारे पास आरएमएस वैल्यू दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे निकालने वाले हैं, ठीक है, निकालने वाले हैं। सबसे पहली बात तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एवरेज, एक सेकेंड, आई एवरेज अगर हमको निकालना है, या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट हमें चाहिए, ठीक है। जो हमें निकालना है वो क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। हमें पता है आई एवरेज जो होता है, आई एवरेज इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, दैट इज टोटल टाइम, ठीक है। हाँ जी सर, तो क्लियर सी बात है, यहाँ पे अगर मैं देखूं आई डी टी को अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दूं T1 से लेकर T2 तक, तो हमें यहाँ पे टोटल चार्ज मिल जाएगा,
एंड T2 माइनस T1 कर दूंगा तो हमें पे टोटल टाइम भी मिल जाने वाला है। तो क्लियर सी बात है, यहाँ से एरिया अंडर जो हमारे पास IT ग्राफ होता है, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये पढ़ के आ चुके हो। अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करता हूँ, ये T1 हो गया, ये हमारे पास T2 हो गया, तो इसके बीच का जो एरिया है दैट विल गिव अस द आई एवरेज वैल्यू, दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ, दैट इज विल बी एरिया, जिसे एरिया जो है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ T1 से लेकर T2 आई डी टी की वैल्यू। हाँ जी सर। अब उसको पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई मीन या फिर एवरेज की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लिखने के टर्म्स में जो, क्योंकि गाइस इसका डेफिनेशन पूछा जाता है, किसमें पूछा जाता है आपको, डेफिनेशन किसमें पूछा जाता है आपको, सीधी सी बात ये है, आपको ये डेफिनेशन पूछा जाता है अपने स्कूल्स के पर्सपेक्टिव में। आई एवरेज, मैं आपको लिखा देता हूँ, आई एवरेज इज दैट कांस्टेंट करंट, वो करंट होता है, आई एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कांस्टेंट करंट होता है विच sends same amount of AC current, sorry, same amount of charge, यहाँ पे charge as that of AC current, alternating current through same circuit in same time। सर जी इंग्लिश तो आपने लिख दी अच्छी तरीके से, सेम टाइम, ठीक है। अब इसका मतलब बता दो, बिल्कुल बताएंगे। ये जो आई एवरेज होता है, मतलब एवरेज जो हमारे पास यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट है, वो करंट है या ऐसा करंट है, ये एक ऐसा आई एवरेज एक ऐसा कांस्टेंट करंट है जो कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जो है फ्लो करवाता है, या फिर भेजता है, जो कि एक एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट आपको बोलना हो जाएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट जितना हमारे पास करंट भेजता है सेम सर्किट में सेम टाइम के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज करंट, यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारे पास जो मेन चीज होगी। अब यहीं पे आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट का डेफिनेशन लिखा देता हूं, जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाए। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ये क्या होता है सर जी, ये क्या नई बला है, बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू क्या होता है, अगर मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख दूं, इट इज दी कांस्टेंट, या फिर इट इज दैट कांस्टेंट करंट, ये ऐसा एक कांस्टेंट करंट है which develops सेम अमाउंट ऑफ हमारे पास सेम अमाउंट ऑफ क्या, हीट, हाँ जी गर्मी, ठीक है। हाई गर्मी कौन सोच रहा है, गलत बात है, मत सोचिए। सेम अमाउंट ऑफ हीट एज दैट ऑफ हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू सेम सर्किट इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम, इन सेम टाइम, ठीक है। तो ये हो गया आरएमएस वैल्यू। सर जी ये तो ठीक है, आपने डेफिनेशन बता दी, ये दोनों डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है कि आरएमएस वैल्यू और ये क्या होता है। बट कोई भी हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है, उसका अगर मेरे को एवरेज निकालना है कभी भी, ठीक है, कोई भी फंक्शन हो उसका अगर एवरेज निकालना है, हम लोग एवरेज को कुछ इस तरह से यहाँ पे फंक्शन मान लेते हैं, कोई है, ये क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है। क्या है ये, एवरेज वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। अगर कभी निकालना हो आपको, एनी फंक्शन निकालना हो, तो सीधी सी बात क्या करना है, उस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है T1 से लेकर T2 तक, ठीक है। T1 से लेकर T2 तक हमारे पास उस फंक्शन का यहाँ पे क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए अपॉन T2 माइनस T1 कर दीजिएगा, आपको एवरेज वैल्यू यहाँ पे मिल ही जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होता है हमारे पास, एक सेकेंड, मीन स्क्वायर वैल्यू, कोई भी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है कि जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर करके उसका एवरेज निकालना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। मीन स्क्वायर वैल्यू हम लोग इसे बोलते हैं। कोई भी फंक्शन का मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, सीधी सी बात है, उस फंक्शन का स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद उसको इंटीग्रेट कर दो T1 से लेकर T2 तक,
एंड ऑफ कोर्स टोटल टाइम T2 माइनस T1 हमारे पास कर देंगे, तो हमारे पास मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो पहला हमारे पास यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया कि कभी भी कोई फंक्शन का अगर एवरेज वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कभी कोई फंक्शन का अगर मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब थर्ड जो आता है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब नाम खुद बताती है, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना है तो उस फंक्शन का स्क्वायर करिए, उसका एवरेज निकालिए एंड उसका रूट ले लीजिए, तो हमारे पास सीधी सी बात क्या मिल जाएगी, मैं आपको पहले लिखवा देता हूँ। इंटीग्रेशन करेंगे T1 से लेकर T2 तक, किसका, एफ डी टी का, एफ स्क्वायर डी टी का अपॉन T2 माइनस T1, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, स्क्वायर वैल्यू इसे हम लोग ये कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन हो उसका अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना हो तो क्लियर सी बात है हम लोग यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कोई भी फंक्शन हो, वेदर इट इज ऑल्टरनेटिंग करंट या कोई भी मैथमेटिकल टर्म्स, बट इस केस में हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे। इससे जो है एक डेरिवेशन भी हमारे पास है, बट उसको मैं यहाँ पे कवर नहीं करवा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू यहाँ पे लिखवा देने वाला हूँ, बिकॉज वो डेरिवेशन के लिए इस वन शॉट के अंदर टाइम नहीं है। वो डेरिवेशन अगर आपको देखना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना है, तो मैं नेक्स्ट सेशन में उसको कवर करवा लूंगा सेपरेट सेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कोई भी फंक्शन का कैसे निकालते हैं। अब ऑल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट की अगर मैं बात करता हूं, मान लेते हैं मेरे पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे पास, और वो ऑल्टरनेटिंग करंट कौन सा है मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये मैंने मान लिया एक ऑल्टरनेटिंग करंट मेरे पास है। हाँ जी सर है। उसके बाद उसका मैं क्या निकालने वाला हूँ यहाँ पे, आई एवरेज पहले निकाल लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ आई एवरेज की, दिस इज आई एवरेज एंड दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, टू आई नॉट अपॉन पाई, टू आई नॉट अपॉन पाई फॉर हाफ साइकिल, फॉर हाफ साइकिल, एक आधा साइकिल के लिए हमारे पास ये क्या है, टू आई नॉट अपॉन पाई के बराबर होता है। सर ये हाफ साइकिल कितना होता है, हाफ साइकिल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से साइनोसॉइडल था हमारे पास, इस तरह से वेव है, सिर्फ t/2 तक का जो रास्ता है दैट इज कॉल्ड हाफ साइकिल, वहां तक का जो हमारे पास यहाँ पे एवरेज वैल्यू है दैट इज टू आई नॉट अपॉन पाई, और यहाँ पे अगर मैं पाई की वैल्यू रख देता हूँ दैट इज इक्वल टू हमारे पास 0.63 आई नॉट के बराबर हमारे पास ये आता है। स्कूल पर्सपेक्टिव से मैं फंबल करके, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये वैल्यूज ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल्स इससे बन जाते हैं। ठीक है सर जी, ये हो गया। अब हम लोग निकालने वाले हैं यहाँ पे आई आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या, आई स्क्वायर करेंगे, इसको ध्यान रखना आपको यहाँ पे आई स्क्वायर करना होता है, जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, तो आई का स्क्वायर, इसका हम लोग यहाँ पे एवरेज निकालेंगे एंड उसका रूट ले लेंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ पे, सीधी सी बात है, आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होता है हमारे पास आई नॉट बटे दो के, सॉरी रूट दो के दैट इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट के बराबर होता है फॉर हाफ साइकिल। रिमेंबर दिस, फॉर हाफ साइकिल। अगर आप फुल साइकिल की बात करोगे रूट आई नॉट बाई टू, दो टाइम्स हो जाएगा, तो क्लियरली बात है आप यहाँ पे निकाल सकते हो। दिस इज फॉर हाफ साइकिल। ठीक है, हाफ साइकिल के लिए हमारे पास यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। इसका डेरिवेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है स्कूल के डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर आप इसको करोगे तो मैं बाद में आपको ये चीज बता देने वाला हूँ। ठीक है, बता देने वाला हूँ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो कि हमारे पास यहाँ पे होने वाला है, क्या होने वाला है हमारे पास, कुछ और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, मैं एक बवाल पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे आपको आगे क्वेश्चंस करने में बहुत ज्यादा सुविधा, मतलब इजी हो। ठीक है, बताने वाला हूँ, एक सेकेंड पहले सेव कर लेते हैं स्लाइड को। अब गाइज हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं कुछ सर्किट्स के बारे में, जो कि ये जो है पूरा हमारे पास मेन हम लोग घुस चुके हैं चैप्टर के अंदर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट के अंदर हम लोग पहले रेजिस्टेंस को लगाएंगे, देन हम लोग उसको हटा के एक कैपेसिटर को लगाएंगे, देन हम लोग उसको हटा के एक इंडक्टर को लगाएंगे एंड देखेंगे कैसे उसके रेस्पेक्ट में हमें क्या क्या मिलता है, उसकी ईएमएफ की वैल्यू, करंट की वैल्यू वो कैसे मिलती है, हम लोग उसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एसी सर्किट। क्या सबसे पहला टॉपिक, एसी सर्किट, ऑल्टरनेटिंग करंट का सर्किट विथ प्योर रेजिस्टेंस, विथ प्योर
रेजिस्टेंस मतलब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक एसी सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस को लगा के देखूंगा कि यहाँ पे हमारे पास करंट और वोल्टेज इन दोनों के बीच का क्या हमारे पास रहता है मामला, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक सर्किट में मैंने बना दिया यहाँ पे, उसमें मैंने एक रेजिस्टेंस जिग-जैग बना दिया, ठीक है, जिग-जैग, और यहाँ पे हमारे पास क्या मैंने बना दिया, एक ऑल्टरनेटिंग करंट की एक सोर्स मैंने बना दी, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, कुछ इस तरह से दिखता है, आपको एक गोला बना देना है एंड कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ऑल्टर कर रहा है, इसलिए हम कुछ इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो यहाँ से जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो है ई, हमें पता है कि जो दिस ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये सबको पता है, हम लोग ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे ये करंट हमें बताना है कितना है, ठीक है। अब ये करंट निकालेंगे, ऑलरेडी वैसे आपको पता है, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो वोल्टेज अक्रॉस हमारे पास जो वोल्टेज है अक्रॉस दिस रेजिस्टर एट एनी टाइम, रेजिस्टर एट एनी टाइम, कोई भी टाइम में अगर मैं यहाँ पे एक वोल्टेज की बात करता हूँ, हम सबको पता है दैट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है। हाँ जी सर। तो अगर मैं यहाँ पे आई थ्रू दैट इज करंट थ्रू रजिस्टर निकालूं, यहाँ पे करंट थ्रू रजिस्टर यहाँ पे अगर मैं निकालने की कोशिश करूं, दैट इज वी बाई आर एंड दैट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। और क्लियर सी बात है, यहाँ पे आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी मैं कह सकता हूँ, वेयर 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 जो आई नॉट है डेट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर के बराबर हो जाएगा, आई नॉट अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। और इस केस में हमारे पास जो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो v है एंड इस केस में i दोनों ही सेम फेज में है, इसीलिए हमारे पास मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे दोनों सेम फेज में है, तो ये जो है नो फेज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, नो फेज डिफरेंस विल बी ऑब्जर्व ओवर हियर। एंड इसका ग्राफ अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों का ग्राफ में यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पे। सीधी सी बात ये है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ई की, दैट इज ई, ठीक है, एंड हमारे पास ओमेगा टी की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, दोनों के बीच का साइन ओमेगा टी ग्राफ बना रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे लीनियर ग्राफ मिलेगा, जहाँ पे यहाँ पे ई नॉट आपको देखने को मिलेगा एंड आई नॉट भी आपको देखने को मिलेगा इन द सेम फेज, आपको ये ऑब्जर्व होंगी, ठीक है, ये सेम फेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सीधी सी बात ये है, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये दोनों सेम फेज में है, मतलब अगर हमारे पास करंट जो है ईएमएफ का डायरेक्शन ई है, ई नॉट, तो करंट का डायरेक्शन भी हमारे पास सेम होगा, दैट इज आई नॉट के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास प्योरली रेजिस्टेंस के केस में हमारे पास कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब सिमिलरली हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस को हटा के, ये जो है मान लेता हूँ इसका आर था, ठीक है, अब इस केस में रेजिस्टेंस को मैंने हटा दूंगा एंड यहाँ पे क्या करेंगे, एक कैपेसिटर को लगा के देखेंगे या फिर एक इंडक्टर को लगा के देखेंगे क्या हमारे पास वेरिएशन करंट में आपको देखने को यहाँ पे मिलता है एंड फेज डिफरेंस कितना आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं वो भी, एक सेकेंड गाइस। तो दोस्तों अब हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे एसी सर्किट अक्रॉस अ प्योर इंडक्टर। अब जो है हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में एक इंडक्टर को हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक कंसेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है फेजर्स। अब सर ये फेजर्स क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास ये ज़रूरत क्या होता है फेजर्स का। फेजर्स की अगर मैं ज़रूरत बात करता हूँ, टू अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं यहाँ पे अंग्रेजी थोड़ा सा झाड़ लूँ, टू अंडरस्टैंडिंग क्या सर अंडरस्टैंड आपको करना है, अंडरस्टैंडिंग वेरिएशन ऑफ ईएमएफ के वेरिएशन को टाइम के साथ, जो वेरिएशन टाइम के साथ हो रहा है उसको समझने के लिए हमारे पास वी टेक प्रोजेक्शन ऑफ रोटेटिंग वेक्टर्स, हम लोग रोटेटिंग वेक्टर्स के ऊपर प्रोजेक्शन लेते हैं, जिससे हमारे पास जो ईएमएफ का समय के साथ चेंज है, वेरिएशन है, वो हमें समझ में आ सके। एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, फेजर्स का नाम देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आपको कुछ समझ में आया होगा कि फेजर्स होता क्या है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे फेजर्स की, तो ये जो फेजर्स होते हैं ना, वो हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्शन टाइप कह सकते हैं, रोटेटिंग वेक्टर्स हम लोग इसे कह सकते हैं, ठीक है, रोटेटिंग वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे इसे कह सकते हैं।
तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको लेता हूँ, मैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस यहाँ पे आपको बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैंने एक एक्स एक्सिस एंड एक वाई एक्सिस मैंने यहाँ पे बना दिया है। उसके बाद मैं एक यहाँ पे ईएमएफ ले लेता हूँ, डेट इज ई नॉट, मैंने यहाँ पे मान लिया है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये जो ई नॉट है, मान लेते हैं वो जो है ओमेगा टी एंगल जो है वो रोटेटेड है, ओमेगा टी एंगल जो है वो रोटेटेड है। तो हमें पता है कि दिस वाई एक्सिस जो है वो क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, हमें पता है ई नॉट साइन ओमेगा टी वाई एक्सिस हो जाएगा। एंड यहीं पे अगर मैं इसका एक्स एक्सिस देखूं, डेट इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी के बराबर होता है। प्रोजेक्शन लेना आप सबको पता है। ठीक है, तो डेट इज एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन क्या है ये, दिस इज एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन, एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन हमारे पास यहाँ पे मैंने ले लिया, हाँ जी सर, प्रोजेक्शन। और ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन, वाई एक्सिस प्रोजेक्शन। ठीक है सर जी, प्रोजेक्शन आपने मतलब परछाई कह सकते हो, वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास क्या होगा, सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ पे ई को चेंज करता जाऊँ, इसका मतलब ओमेगा जो है बढ़ता जाएगा समय के साथ साथ, ओमेगा को चेंज करता जाऊँ तो हमारे पास यहाँ पे ई जो है वो चेंज होता रहेगा, होता रहेगा। ठीक है, तो यहीं से हम लोग एक फेज की टर्म हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, फेज। अब सर जी ये फेज क्या है, फेज की अगर मैं बात करता हूँ, फेज जो है ई इज इक्वल टू हमारे पास ई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, एक प्लस फाई के नाम से मैंने एक चीज ऐड कर दिया है, दिस इज, मान लेते हैं ये जो है हमारे पास क्या है, इनिशियल फेज है, इनिशियल फेज कुछ एंगल मान लेते हैं इनिशियल हमारे पास इधर होगा। कोई भी इंस्टेंटेनियस फेज जो है वो रेस्पेक्ट टाइम जीरो में हमारे पास अगर है तो उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे मैं कैलकुलेट यहाँ पे कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, फेज तो पता चल गया, कोई एंगल यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, जो फेज हम लोगों ने यहाँ पे रोटेट किया है। अब सर जी अगर फेज ये है तो फेज डिफरेंस क्या होता है, अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करता हूँ यहाँ पे, फेज डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूँ, मान लेते हैं मेरे पास एक v है, डेट इज वी नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन। ठीक है, प्लस फाइव वन, और यहाँ पे आई जो है वो हमारे पास क्या है, डेट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू मैंने यहाँ पे मान लिया है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ विथ रेस्पेक्ट टू फेज जो है आई का, अगर मैं फेज डिफरेंस ऑफ आई विथ रेस्पेक्ट टू वी निकालूं, डेट इज आई के रेस्पेक्ट में अगर मैं वी निकालता हूँ, डेट इज फाइव टू माइनस फाइव वन, क्योंकि मैं आई के रेस्पेक्ट में यहाँ पे निकाल रहा हूँ, डेट इज फाइव टू माइनस फाइव वन। बट यहीं पे अगर मैं ऑफ वी विथ रेस्पेक्ट टू आई निकालूं, डेट इज इक्वल टू फाइव वन माइनस फाइव टू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक चीज़ें जो है यहाँ पे पता चल रही होंगी कि फेज क्या होता है। फेज जो होता है हमारे पास, सबसे पहली बात तो फेजर्स क्या होता है, फेजर जो है एक रोटेटिंग वेक्टर होता है। यहाँ पे मैं ये भी चीज़ लिख देता हूँ, क्या है ये, फेजर्स रोटेटिंग वेक्टर है, रोटेटिंग वेक्टर हमारे पास ये चीज़ है जिसके हेल्प से हम लोग वेरिएशन ऑफ ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग करंट का ईएमएफ टाइम के साथ हम लोग देख सकते हैं। तो ओमेगा टी हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया। फेज जो होता है कोई एंगल जो कि एक्स्ट्रा चला हो, या तो वो आगे चला हो या पीछे चला हो, उसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, जिसे हम लोग इनिशियल फेज के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फेजर्स एंड फेज के बारे में कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग अटक गए थे, डेट इज AC circuit in pure inductor across a pure inductor। ठीक है, that is second one, that is AC circuit across a pure inductor, a pure इंडक्टर के केस में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक सर्किट मैं यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास एक सर्किट है जहाँ पे एक इंडक्टर हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है, एंड उसको मैंने एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ जोड़ दिया है, कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको जोड़ दिया है। ये जो है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है। ठीक है, ये सबको आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको फिर भी बता दिया है। तो ये तो हो गया। मान लेते हैं जो इंडक्टर है उसका जो हमारे पास इंडक्टेंस है वो हमारे पास एल के बराबर गिवन है, मैंने ये चीज़ भी मान ली है। हमें क्या निकालना है, एट एन एनी टाइम हमारे पास यहाँ पे एट एनी टाइम, इसका डेरिवेशन गाइज जो स्कूल में इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा, बिकॉज हमें फॉर्मूला से मतलब है डायरेक्ट। तो इसको जो एट एनी टाइम, अगर मैं करंट की बात करता हूँ, जो करंट है हमारे पास यहाँ पे, करंट इज इक्वल टू हमारे पास ई नॉट, राइट,
डेट इज ई नॉट या वी नॉट जो भी आप कह दो यहाँ पे, ई नॉट ओमेगा एल साइन, ई नॉट ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली बात है, क्लियर सी बात हमारे पास इधर ये है कि ये जो वी नॉट अपॉन ओमेगा एल है, हाँ जी सर क्या है ये, जो ओमेगा एल है डेट इज 1 अपॉन, या फिर आप कह सकते हो कि ओमेगा एल, यहाँ पे से हम लोग क्या देते हैं, डेट इज इक्वल टू हमारे पास क्या बोलते हैं, एक्स एल के वैल्यू के बराबर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सीधी सी बात है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक नया नाम दिया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस के नाम से जानते हैं। और क्लियर सी बात है गाइज, ये जो है हमारे पास फाई की वैल्यू होती है, एंड क्लियरली बात है यहाँ पे इस केस में करंट, जब हमारे पास एक इंडक्टर को हम लोग एक एसी सोर्स के साथ जोड़ते हैं, तो जो करंट है लैग्स बाई पाई बाई 2 फेज, पाई बाई 2 एंगल से जो करंट है वो वोल्टेज को यहाँ पे लैग करता है। इसका ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बना के यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करा रहा हूँ यहाँ पे, सीधी सी बात ये है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो है क्या है, वी नॉट है, ये जो है हमारे पास वी नॉट है, तो क्लियरली बात है अगर ये वी नॉट है तो यहाँ पे जाके हमारे पास आई नॉट होगा, दिस इज विल बी दी आई नॉट वैल्यू, बिकॉज दिस थिंग इज इक्वल टू पाई बाई 2 होना चाहिए, बिकॉज पाई बाई 2 एंगल से ये जो है लैग कर रहा है, ये लैग कर रहा है यहाँ से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा कि हमारे पास क्या होता है जब मैं एक इंडक्टर को कनेक्ट करता हूँ, किसमें, इंडक्टर को कनेक्ट करता हूँ हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ। ठीक है, तो जो ओमेगा एल है यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, दिस इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई this is the resistance offered by inductor in AC सोर्स सर्किट, AC सोर्स या AC सर्किट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बेसिकली चीज़ों को ध्यान रखना है, जो मेन बातें थी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब थर्ड केस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, एंड द थर्ड केस इज हमारे पास, अगर मैं एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर दूँ AC सोर्स, AC सर्किट अक्रॉस अ प्योर कैपेसिटर, अगर मैं एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर देता हूँ इन एन एसी सोर्स, तो क्या वेरिएशंस आपको करंट में देखने को मिलेगी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, एक कैपेसिटर को यहाँ पे, सबसे पहली बात तो एक सेकेंड, एक मैंने एसी सोर्स ले लिया है, एंड कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, कैपेसिटर मैंने ज्वाइन कर लिया, जिसका कैपेसिटेंस जो है वो हमारे पास क्या है, सी के बराबर मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास सीधी सी बात है, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होगा। तो इस केस में कोई भी इंस्टेंस में अगर मैं कोई करंट निकालने की कोशिश करूँ, डेट करंट कम्स आउट टू बी कितना, डेट करंट इज जो आता है हमारे पास, डेट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर हमारे पास ये आता है, प्लस पाई बाई 2 के बराबर हमारे पास इधर आता है। हाँ जी सर, तो इस केस में जो ये 1 अपॉन ओमेगा सी है, इसको हम लोग एक नया नाम देते हैं, डेट इज एक्स सी के बराबर, एंड डेट इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या है ये, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हमारे पास ये चीज़ जो है वो होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट मेक श्योर कि आप इसे ध्यान रखो। ये क्या है, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई कैपेसिटर इन दी सर्किट। ठीक है, इन दी सर्किट। ओके, अच्छा दूसरी बात यहाँ से हमें ये पता चल रही है जो करंट को देख के, कि जो करंट लीड्स वोल्टेज बाई पाई बाई 2 फेज डिफरेंस, पाई बाई 2। तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ आप सबके सामने, तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे ग्राफ देखने को मिल जाएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे पहले तो स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं गाइस, सीधी सी बात ये है हमारे पास। हाँ, अब शायद सही है थोड़ा सा, यस। अगर मैं इसका ग्राफ आपको बताने की कोशिश करता हूँ, एंड दैट ग्राफ जो है वो हमारे पास कितना आएगा, मान लेते हैं अगर ये हमारे पास क्या है,
अगर ये हमारे पास क्या है वी नॉट है, दैट इज ओमेगा टी के बराबर होगा मान लेते हैं, तो जो करंट की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, दैट करंट की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से आई नॉट देखने को मिलेगी, एंड दिस विल बी हमारे पास पाई बाई 2 के बराबर। तो करंट लीड करेगा वोल्टेज को पाई बाई 2 फेज डिफरेंस के साथ, पाई बाई 2 फेज डिफरेंस के साथ। अच्छा, दूसरी बात ये, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ किसका, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ एक्स सी एंड ओमेगा का, किसका, एक्स सी दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड ओमेगा का, तो यहाँ पे आपको एक जो है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखने को मिलेगा डी की तरफ, हमारे पास 1/ओमेगा सी है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है प्रोपोर्शनल वाला देखने को मिल जाने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया गाइज हमारे पास तीनों चीज़ों को, दैट इज कैपेसिटर, रेजिस्टेंस एंड हमारे पास इंडक्टर को अगर मैं प्योर कैपेसिटर, प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टर को कनेक्ट करता हूँ हमारे पास एक एसी सोर्स के अंदर, तो करंट में क्या वैल्यू आती है, क्या रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलता है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो है हम लोग पेयर में इसको ज्वाइन करेंगे। इसका मतलब ये है, अगर मैं एक आर एल सर्किट को एसी सोर्स के साथ ज्वाइन करता हूँ या फिर एक आर सी सर्किट को एसी सोर्स के साथ ज्वाइन करता हूँ, तो उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या हमारे पास वेरिएशन मिलती है, क्या हमारे पास वेरिएशन यहाँ पे मिलती है, मतलब दो के पेयर में हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको बहुत ही बवाल एक पॉइंट बताने वाला हूँ। सर जी वो बवाल पॉइंट क्या है बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, आपके लिए लाया हूँ बवाल पॉइंट, क्योंकि ये आपको बहुत ही जगहों में गलती करने से रोकने वाला है फ्यूचर के इस चैप्टर से क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये बवाल पॉइंट क्या है, वेनेवर 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 इन एन एसी सर्किट में कभी भी सिग्मा मतलब समेशन ऑफ करंट और समेशन ऑफ वोल्टेज करना हो, यूज वेक्टर वेक्टर यूज ऑलवेज वेक्टर एडिशन। आपको डायरेक्टली ऐड नहीं कर देना है, आप गलत हो जाओगे। ये दोनों जो है वेक्टर एडिशन यूज होंगी। सीधी सी बात ये है, हमारे पास यहाँ पे अगर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड, आपको ये क्या कर देना है, यहाँ पे यूज एम्पलीट्यूड जो है वो हमारे पास यहाँ पे यूज करें। जो यूज एम्पलीट्यूड, जो भी हमारे पास यहाँ पे करंट या जो वोल्टेज है उसकी एम्पलीट्यूड को आपको क्या कर देना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की तरह ट्रीट करें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की तरह ट्रीट करें। एंड जो डायरेक्शन है एंड फेज डिफरेंस जो है, जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस जो हमारे पास इधर आपको देखने को मिलेगा आपके करंट में, उसको हम लोग क्या करेंगे, एंगल बिटवीन देम की तरह ट्रीट करेंगे, एंगल बिटवीन देम, इसकी तरह आपको यहाँ पे चीज़ों को ट्रीट करना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेक श्योर कि आप यहाँ पे भूलो ना। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे मैं एक समरी या फिर नोट कर देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ वोल्टेज की, आर एल सी प्योर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, प्योर अगर मैं यहाँ पे ए एन एसी सोर्स, ठीक है, तो मान लेते हैं मैंने एक पैरेलल वोल्टेज ले लिया है V। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट है वो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो ये आई आर सेम फेज डिफरेंस रहता है, तो यहाँ पे नो लैग हमारे पास इधर रहता है। ठीक है सर जी, बट अगर मैं इसी केस में अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कैपेसिटर को लाता हूँ, कैपेसिटर में करंट जो है वो लीड करता है पाई बाई 2 के साथ, तो क्लियर सी बात है हमारे पास ये क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया, डेट इज पाई बाई 2। ये क्या करता है, लीड करता है, लीड्स। हाँ जी, और यहीं पे अगर मैं क्या करता हूँ, दूसरे कलर से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करता हूँ, इंडक्टर की, तो ये क्या करता है, लैग करता है, लैग्स बाई पाई बाई 2 फेज डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इंडक्टर का करंट, ये हो गया जो कि हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं आगे के प्रोसीजर, आगे के टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है पूरी तरीके से क्लियर है कि कहाँ वोल्टेज और करंट की वेरिएशंस क्या होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो कि होने वाला है हमारे पास पेयर में हम लोग यहाँ पे जोड़ने वाले हैं रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर को कनेक्ट करेंगे किसमें, एसी सोर्स के अंदर। ठीक है, एसी सोर्स के अंदर। सीधी सी बात यह है, अगर मैं यहाँ पे आर एल सर्किट की यहाँ पे बात करता हूँ, आर एल सर्किट की बात करता हूँ, तो सबसे पहले एक सर्किट हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। किस तरह से दिखेगा, मान लेते हैं हमारे पास एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है एंड हमारे पास एक इंडक्टर मैंने यहाँ पे लगा दिया है कुछ इस तरह से, एंड मैंने उसे क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है विद एन एसी सोर्स कुछ इस तरह से। ठीक है,
हाँ जी सर, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब क्या करने वाले हैं, इसके वोल्टेज एंड हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले ये तो सीरीज में लगाया है, सीरीज में हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है, तो क्या होगा, करंट हमारे पास सेम होगा, आई सेम होगा, तो वोल्टेज यहाँ पे वैरी करेगा, वोल्टेज यहाँ पे वैरी करेगा। तो मान लेते हैं दिस इज हमारे पास क्या होगा, सीधी सी बात ये है, वी आर मान लेता हूँ, दैट इज वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, एंड दिस इज वी एल, दैट इज वोल्टेज इन इंडक्टर साइड। ये मान लेते हैं आर है, ये हमारे पास एल गिवन है। ओके, तो ये समझ में आ गया। अभी जो करंट है वो तो सेम रहेगा, तो करंट आई जा रहा है, तो यहाँ से वापस भी करंट आई ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे वी नेट निकालने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, वी नेट अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ, हमें पता है कि डेट इज, ये जो है हमारे पास क्या होगा, मान लेते हैं दिस इज वी आर, ठीक है। तो और वी एल जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, बिकॉज वी एल जो है वो हमारे पास क्या होता है, वी एल ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। करंट की डायरेक्शन हमने सेम ले ली है, ठीक है, बिकॉज करंट की डायरेक्शन अगर मैं ये लेता हूँ, मान लेते हैं करंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो सीधी सी बात ये है, वी एल जो है वो हमारे पास हमेशा लीड करता है करंट को इन प्योर इंडक्टिव सर्किट। मैंने आपको पहले ही बता के आ चुका हूँ। तो क्लियर सी बात है, यहाँ पे हम लोग वी नेट निकाल सकते हैं, एंड दैट वी नेट इज इक्वल टू रूट अंडर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये, अगर हमें पता है, हम जानते हैं कि जो वी आर है डेट इज इक्वल टू आई आर के बराबर है, हाँ जी सर, और जो वी एल है डेट इज इक्वल टू एक्स एल अपॉन आई के बराबर हो जाएगा, हाँ जी सर, क्योंकि एक्स एल जो है वो क्या है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जो कि ऑफर बाई इंडक्टर हमारे पास होता है, हाँ जी सर, ये समझ में आ गया। ये चीज़ें हमें समझ में आ चुकी है। अगर मैं ध्यान से देखूँ, वी नेट की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, डेट इज इक्वल टू रूट अंडर, हमारे पास इसका स्क्वायर करेंगे, डेट इज आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स एल का स्क्वायर। तो आई स्क्वायर को अगर मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ रूट अंडर से, तो वी नेट हमें जो मिलता है यहाँ पे, क्लियर सी बात है, डेट इज आई रूट अंडर हमारे पास क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, ठीक है, एक्स एल का स्क्वायर। एंड यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, हमें क्या मिल जाता है, सीधी सी बात ये है, जो रूट अंडर यहाँ पे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर है, दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस, दिस इज ऑल्सो सॉरी गाइज, थोड़ा सा एक्चुअली किसी ने तो एक भोंपू बजा दिया अपने गाड़ी का, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, वी नेट इज इक्वल टू आई, और ये आर के फॉर्म में हमारे पास दिख रहा है, तो दिस इज रेजिस्टेंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नया नाम देते हैं इम्पीडेंस बोल देते हैं, इसे क्या बोल देते हैं, इम्पीडेंस हम लोग यहाँ पे इसे बोलते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जिसे हम लोग कह सकते हैं। ओके, ये समझ आ गया कि दिस इज रेजिस्टेंस। इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जेड इज इक्वल टू, दैट इज इम्पीडेंस इज इक्वल टू दिस। अच्छा, अगर मेरे को कोई पीक वैल्यू पूछ लिया है, किसी ने अगर पीक वैल्यू पूछ लिया, तो पीक वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ, पीक वैल्यू ऑफ करंट दैट इज इक्वल टू आई नॉट, दैट इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, वी नॉट अपॉन जेड के बराबर हो जाएगा, वी नॉट अपॉन जेड, दैट इज इक्वल टू, वी नॉट की वैल्यू तो हमें दी होगी जो भी होगा आर एम एस वैल्यू, ठीक है। जेड की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, टैन, अगर मेरे को किसी ने एंगल फेज डिफरेंस पूछ लिया, फेज डिफरेंस कौन सा है, फेज डिफरेंस इज दिस इज फेज डिफरेंस, ठीक है। अगर किसी ने टैन फाई की वैल्यू पूछ ली, तो टैन फाई की वैल्यू हमें सीधी सी बात है पता है, दैट इज टैन फाई की जो वैल्यू है दैट इज एक्स एल अपॉन आर के बराबर हमारे पास इधर है, एक्स एल अपॉन आर, बिकॉज वी एल, सीधी सी बात है, वी एल अपॉन वी आर के बराबर होगा। एंड क्लियर सी बात है, वी एल अपॉन वी आर इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर है, एक्स एल अपॉन आर के बराबर हो जाएगा, एक्स एल अपॉन आर के बराबर हो जाने वाला है। तो टैन फाई की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो, पीक वैल्यू आपने निकाल लिया, एंड इम्पीडेंस जो रेजिस्टेंस है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे इजीली निकाल लिया है। सबसे पहला काम हमारे पास कंप्लीट होता है। अब जो है हम लोग एक नेक्स्ट कनेक्शन करने वाले हैं, दैट इज आरसी सर्किट का। क्या आरसी सर्किट के बारे में देख लेते हैं कि आरसी सर्किट कैसे होगा। सीधी सी बात है, अब जो है हमारे पास सेकंड होने वाला है, दैट इज आरसी सर्किट्स। अब आरसी सर्किट कैसे करेंगे, मतलब हमारे पास रेजिस्टेंस एंड जो है किसको, कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे सीरीज के अंदर। तो सीधी सी बात ये है, मैं पहले एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है एंड एक कैपेसिटर को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है विद एन एसी सोर्स, ठीक है। कुछ इस तरह से एसी सोर्स मैंने यहाँ पे लगा दिया है एंड कुछ इस तरह से आपको सर्किट दिख रहा होगा, ठीक है। मान लेते हैं क्योंकि सीरीज में है, तो ये जो है मान लेते हैं वी आर है, ठीक है, एंड दिस इज वी सी मैंने यहाँ पे मान लिया है, ठीक है।
दिस इज आर एंड दिस इज गिवन सी, तो करंट जो है वो सेम रहने वाला है बिकॉज दिस इज अ सीरीज कनेक्शन। तो क्लियर सी बात है हमारे पास। अब देख लेंगे कैसे वी नेट हमें निकालना है। अगर मैं देखूँ, मान लेते हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमें पता है द करंट डायरेक्शन जो है, अगर मैं बात करता हूँ दिस, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ रेजिस्टेंस की, तो दोनों सेम फेज में होते हैं, तो वी आर मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। बट इन केस ऑफ कैपेसिटर, करंट जो है वो लीड करता है बाई पाई बाई टू, तो क्लियर सी बात है वी सी हमारे पास कुछ इस तरह से दिखेगा। एंड क्लियर सी बात है यहाँ से मैं वी नेट निकाल सकता हूँ। वी नेट इज इक्वल टू हमारे पास रूट अंडर ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर, वी आर का स्क्वायर एंड वी सी का स्क्वायर। तो क्लियर सी बात है। सिमिलरली आप यहाँ से ये निकाल सकते हो कि जो आई नॉट निकल के, सॉरी, जो वी नेट हमारे पास इधर आएगा, वी नेट इज इक्वल टू आई रूट अंडर हमारे पास जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, वेर एक्स सी जो है वो हमारे पास क्या था, रिएक्टिव था, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है। ठीक है, तो क्लियर सी बात है। अब एक्स की जगह यहाँ पे 1/ओमेगा सी भी रख सकते हो। तो क्लियर सी बात है, आपको यहाँ पे वी नेट मिल गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ z की वैल्यू, दैट इज इम्पिडेंस, इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे tan फाई की बात करता हूँ, दैट इज इक्वल टू एक्स सी अपॉन आर के बराबर हो जाएगा, एक्स सी अपॉन आर के बराबर। सिमिलर फैशन में सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बहुत इजी है, अगर आप एक चीज़ समझ गए तो आपको बाकी चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे सिमिलरली पीक वैल्यू की बात करता हूँ, किसकी, पीक वैल्यू की यहाँ पे मैं बात करता हूँ, दैट इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड, वी नॉट अपॉन जेड दैट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर का रूट। ठीक है, यहाँ पे ये भी आप निकाल सकते हो, वेरी इजी। और ये जो आई नॉट है दैट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, एंड फाई जो है इस केस में आपको निकाल देना है। फाई कहाँ से मिलेगा, फाई आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, फाई आपको यहाँ से मिल जाएगा, सीधी सी बात है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास दोनों को। मैंने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस को इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया एंड रेजिस्टेंस को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया इन एसी सोर्स, तो ये हो गया। अब जो है लास्ट हम लोग वेरिएशन देखने वाले हैं, जब हम इन तीनों को एक कनेक्शन में, एक एसी सोर्स में कनेक्ट करते, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, RLC सर्किट या फिर LCR सर्किट भी बोला जाता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं RLC सर्किट्स, RLC सर्किट जिसे हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, मैं एक रफ सा यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ जिससे कनेक्शन दिखे आपको। मान लेते हैं मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया, एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया है एंड एक इंडक्टर मैंने यहाँ पे लगा दिया है आप सबके सामने, एंड तीनों को मैंने क्या कर दिया है, एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। अब जो है यहाँ पे हमें क्या कर देना है, क्या बोलते हैं, नेट जो वोल्टेज है वो यहाँ पे निकालना है। दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज कैपेसिटर, दिस इज हमारे पास इंडक्टर। ठीक है, यहाँ पे मैं एक अजम्पशन लेना हूँ, अज्यूम करूँगा, मैं अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास V, जो वोल्टेज ऑफ L है, जो इंडक्टर का वोल्टेज है वो ज़्यादा है हमारे पास कंडक्टर से। ठीक है, उसको मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। अगर आप इसको नहीं लेना चाहते, आप उस रेस्पेक्टिव में भी आप यहाँ पे बना सकते हो। तो दिस इज VR, दिस इज VC एंड दिस इज VL। ओके, तो देखूँ अगर मैं करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से ले लिया है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर मैं देखूँ VR इज इक्वल टू दिस, क्योंकि सेम फेज में होता है। अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात, सॉरी, अगर मैं इंडक्टर की बात करता हूँ, अब पहले तो इंडक्टर की बात कर लेते हैं। इंडक्टर में हमारे पास करंट जो है वो लैग करता है, करंट लैग करेगा, तो यहाँ पे आप क्या देखने को मिल जाएगा, VC पहले तो, एंड ऊपर की तरफ लैग करता है, तो इजीली बस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, VL यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने VL को कंसिडर किया है तो अपवर्ड मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, क्योंकि ये VL जो है वो ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेट, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, दैट इज कुछ इस तरह से VR एंड दिस VL माइनस VC, बिकॉज ये बड़ा लिया है। तो क्लियर सी बात है, यहाँ पे हमारे पास V नेट देखने को मिलेगा, एंड V नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सीधी सी बात ये है, V नेट जो निकल के आता है डेट इज आई मैंने बाहर कॉमन ले लिया है, एंड इस केस में हमारे पास जो निकल के आता है डेट इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। आप करके देखना, आपको सिमिलरली सेम फैशन में ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। एंड इस केस में जो इम्पिडेंस आपका निकल के आता है डेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस
XL माइनस XC का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने जहाँ पे VL जो वोल्टेज ऑफ इंडक्टर है वो ज़्यादा लिया है हमारे पास कैपेसिटर से, इसीलिए हमारे पास XL माइनस XC आ रहा है। अगर आप उसको ज़्यादा ले लोगे, उल्टा कर दोगे, तो ये भी इंटरचेंज हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ टाइम फॉर कैलकुलेटिंग द tan फाई, जो फाई जो फेज डिफरेंस है वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो भी देख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ tan फाई की, किसकी, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मतलब गड़बड़ इन द सेंस गंदा हैंड राइटिंग हो गया। अगर मैं बात करता हूँ tan फाई की, तो tan फाई जो है वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हमारे पास एक्सएल माइनस XC अपॉन R के बराबर आपको देखने को मिल जाने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। बात करता हूँ करंट की, करंट आप इजीली निकाल सकते हो, आई नॉट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दैट इज V नॉट अपॉन जेड से, एंड देन साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पे फाई जो है वहाँ पर रख सकते हो, जो कि आपने tan फाई से निकाला है। तो दिस इज कॉल्ड RLC सर्किट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर कि आपको ये चीज़ें ध्यान रहे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ छोटे छोटे टर्म्स के ऊपर एंड एक कंडीशन के ऊपर जो कि इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। ओके, तो गाइज अब हम लोगों ने जो है तीनों टाइप के सारे कनेक्शन के जो है यहाँ पे फॉर्मेशंस बन सकते थे वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब एक बहुत ही स्पेशल केस को डिस्कस करने वाले हैं, एक बहुत ही स्पेशल कंडीशन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। एंड वो जो कंडीशन है वो हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। हाँ गाइज, आपको यहाँ पे ओजोन के बारे में नहीं सोचना, और आपको यहाँ पे जो है जो है यहाँ पे क्या नहीं बनाना, यहाँ पे आपको केसेस नहीं बनाने कि कहाँ कहाँ रेजोनेंस केसेस बन सकते हैं, जो कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हो, वो यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है। ये रेजोनेंस जो है वो अलग है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेजोनेंस से, ठीक है। सर जी ये रेजोनेंस क्या होता है, सर जी ये जो है हमारे पास, अगर मैं आपको आम भाषा में बात करता हूँ, आपने क्या किया होगा, आपके जो कार, किसी के पास अगर कार वार है, ठीक है, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं गाइस, अगर आपने देखा तो होगा रास्ते में चल रही है, ठीक है। सीधी सी बात ये है, आपने कार में देखा होगा, कार के अपर पार्ट में एक डंडा सा लगा होता है, ठीक है। डंडे से कुछ और मत समझना गाइस, ठीक है। एक छोटा सा ना आपको एक एंटीना टाइप दिखेगा जो कि कार के ऊपर लगा होता है बेसिकली, और वो जो है हमारे पास किसकी तरह काम करता है, रेडियो की तरह काम करता है हमारे पास। जो भी आप गाना सुनते हो, आप ये हनी सिंह पाजी का जो नया गाना आया है, हाँ जी, काला स्टार, वो गाना आप सुन रहे हो बैठ के कार के अंदर, ठीक है। वो जो गाना आप सुनने को आपको मिल रहा है ना, वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी, कुछ तो ऐसा हमारे पास यहाँ पे मशीन में कुछ तो हो रहा है जिससे हमें वो गाना सुनने को मिल रहा है अपने रेडियो में। तो वो जो एंटीना ऊपर लगा हुआ है ना, वो जो चीज़ है, वो जो हमारे पास यहाँ पे एक डिवाइस लगा होता है ऊपर, वो क्या करता है, हमारे पास जो बाहर की फ्रीक्वेंसी है, वो क्या करता है, बाहर की फ्रीक्वेंसी को हमारे पास डिवाइस जो हमारे पास वहाँ पे रेडियो लगा हुआ है नीचे हमारे आपकी कार में, वो क्या करता है, जो एंटीना है वो बाहर की फ्रीक्वेंसी, जो हमारे पास बाहर जो फ्रीक्वेंसी चल रही है गाने जो भी चीज़ है, उसकी फ्रीक्वेंसी को हमारे पास डिवाइस की फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ देता है। जब ये जो मैच करता है तभी आपको गाने की जो है गाना सुनने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं इंग्लिश वाली हिंदी में यहाँ पे लिखूँ, कंडीशन कंडीशन इन विच बाहर की फ्रीक्वेंसी, बाहर की फ्रीक्वेंसी मैचेस विथ अंदर की फ्रीक्वेंसी। अब बाहर अंदर क्या है वो गलत मत समझना, मतलब डिवाइस की फ्रीक्वेंसी, बाहर की फ्रीक्वेंसी मैचेस विथ अंदर, दैट इज डिवाइस की फ्रीक्वेंसी, डिवाइस की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जब मैच करती है तो ये क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी आपको यहाँ पे होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी यहाँ पे होती है। एंड इस फ्लो ऑफ एनर्जी के कारण, फ्लो ऑफ एनर्जी के कारण आपको क्या करता है, यहाँ पे इजी हो जाता है ना, फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो इजी होगा, एंड इसीलिए जो है यहाँ पे आपको क्या करता है, एक टाइप का करंट आपको यहाँ पे मैक्सिमम देखने को मिलता है, सीधी सी बात है, ठीक है। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको, ये तो हो गया हमारे पास जो उन्होंने यहाँ पे बाहर की चीज़ों को दिखा, इमेजिन किया, ठीक है। अगर मैं इसी रेजोनेंस को क्या करता हूँ, RLC सर्किट की अगर मैं बात करता हूँ, RLC सर्किट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हमें चाहिए क्या, RLC सर्किट जो है एक सीरीज रेजोनेंस आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। सीरीज जैसे हम लोग इम्पिडेंस जिसे हम लोग कहते हैं, हाँ जी सर ये तो हमें पता है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मैंने क्या बोला कि आई मैक्सिमम होगा, तब जाके हमारे पास अंदर की फ्रीक्वेंसी बाहर की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, एंड आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, हाई जो है फ्लो ऑफ एनर्जी इजी होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हमें पता है जो इम्पीडेंस था दैट इज इक्वल टू जेड, वो क्या था हमारे पास यहाँ पे आर मैक्सिमम, सॉरी आर स्क्वायर, मैक्सिमम क्यों लिख रहा हूँ मैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर था, हाँ जी सर। मैंने क्या किया, अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इफ
जो एक्सेल की वैल्यू है वो एक्ससी के बराबर हो जाए, अगर एक्सेल की वैल्यू जो है वो एक्सेल के बराबर हो जाए तो क्या होगा, सीधी सी बात ये है, जो जेड की वैल्यू है वो आर हो जाएगा, जो है वो आर हो जाएगा। एंड क्लियर सी बात हम लोग ये कमेंट कर सकते हैं, जो सर्किट है, सर्किट विल बिकम प्योरली प्योरली रेजिस्टिव, क्या प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा। एंड उस केस में हमारे पास करंट जो है वो मैक्सिमम देखने को मिलेगा। हाँ जी सर, कैसे, अगर मैं यहाँ पे एक्सेल को एक्सी के बराबर कर देता हूँ, दैट इज ओमेगा एल को इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी कर देता हूँ, तो क्लियर सी बात हमें ये देखने को मिलेगी, जो ओमेगा है ना, जो ओमेगा है, अगर मैं ओमेगा की वैल्यू निकालता हूँ दैट इज 1/√LC के बराबर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एक्सेल के बराबर हो जाएगी, तो ये देखने को मिल जाएगी, सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगी। एंड उस केस में आपके पास ओमेगा आ गया, तो आप इजीली फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई ऑफ रूट एल सी, 2 पाई ऑफ रूट एल सी के बराबर होता है, तो ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो कि ये ऐसा फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी में अगर हम कोई डिवाइस को चलाते हैं तो यहाँ पे आपका प्योरली रिएक्टिव होगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा, एंड वहाँ पे आपको करंट जो है वो मैक्सिमम देखने को मिलेगा, मैक्सिमम देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो एक ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमने अभी क्या सीखा। ठीक है, तो एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज में ग्राफ बना लेता हूँ, यहाँ पे आपको देखने को ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से है, मान लेते हैं हमारे पास में करंट वर्सेस जो है एंगुलर वेलोसिटी की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, दैट इज दिस ओमेगा एंड आई का जो है यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से आपको मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा, कुछ इस तरह से, यस। और ये जो मैक्सिमम हमारे पास जो करंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये जो मैक्सिमम करंट है वो तब होगा, मैक्सिमम करंट आपको तब देखने को मिलेगा जब हमारे पास एक्सेल बराबर क्या हो जाए, ओमेगा आर, दैट इज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, जब होगा जब एक्सेल बराबर हो जाए किसके, एक्स सी के। ठीक है, अब इस केस में अगर मैं इस केस की बात करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इस वाले रीजन की बात करूँ, इसके वाले रीजन में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो इस वाले रीजन में हमारे पास इंडक्टर जो है वो क्या है, इंडक्टर डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। और अगर इंडक्टर डोमिनेट करेगा तो ओमेगा एल जो है वो ज़्यादा होगा हमारे पास किसके, ओमेगा जो निकल के आएगा वो ओमेगा आर के बराबर होगा, मतलब ज़्यादा होगा उससे। एंड एक्सेल जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा एक्स सी से। ठीक है, बट अगर मैं इस लेफ्ट वाली जो है यहाँ पे सिनेरियो की बात करता हूँ, कुछ इस तरह से, इस वाले रीजन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, तो उस वाले केस में यहाँ पे कैपेसिटर जो है वो डोमिनेट है, कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा है। एंड अगर कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा है तो उस केस में जो ओमेगा है, ओमेगा जो है वो हमारे पास रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी से कम होगा, एंड उस केस में कैपेसिटर वाला जो रिएक्टेंस है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इंडक्टिव रिएक्टेंस से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बेसिकली जो मतलब है वो समझ में आ चुका होगा कि क्या यहाँ पे हमारे पास हो रहा है। इस केस में जो करंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इस केस में जो है करंट हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, बट मैक्सिमम नहीं हो पा रहा। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम नहीं हो पा रहा, सिर्फ डिक्रीज हमारे पास यहाँ पे हो रहा है। तो बेसिकली आपको ये जो सिनेरियो ध्यान रखना है कि बेसिकली एट जो हमारे पास यहाँ पे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हमें करंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू में देखने को मिल जाती है। बेसिकली दिस इज द मेन की पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जहाँ पे आपको मैक्सिमम करंट देखने को मिलता है, मैक्सिमम करंट देखने को मिलता है। अब कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बात कर लेता हूँ किसकी, बैंड विड्थ की, किसकी, बैंड विड्थ की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, बैंड विड्थ क्या होता है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन विच जो करंट है वो हमारे पास 1/√2 टाइम्स आई मैक्स से ज़्यादा हो, मतलब आई मैक्स बाई √2 टाइम्स ज़्यादा हो। इसका मतलब अगर मैं इंग्लिश में लिखना चाहूँ इस चीज़ को, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इन विच जो करंट है हमारे पास आई इज मोर देन आई मैक्स √2 टाइम्स आई मैक्स। और सेकेंड अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जो पावर डिसिपेट हो रहा है, पावर, और सेकेंड डेफिनेशन यहाँ पे जो सेकेंड हमारे पास समझने वाली बात है, जो पावर जो डिसिपेट हो रहा है यहाँ पे हमारे पास, पावर डिसिपेट जो हो रहा है दैट इज मोर देन
P max by 2, power dissipated is more than P maximum by 2 के ज़्यादा हो। तो इसका मतलब ये है हमारे पास बैंडविथ, अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, जो बैंडविथ है किसका, बैंडविथ ऑफ RLC सर्किट की अगर मैं बात करता हूँ, बैंडविड्थ जो है RLC सर्किट का, डेट इज डेल्टा ओमेगा से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी डेट इज इक्वल टू ओमेगा एच हायर फ्रीक्वेंसी माइनस ओमेगा एल, क्लियर सी बात है, डेट इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, R बाई एल के बराबर होता है, R बाई एल के बराबर होता है, एल इज जो हमारे पास इंडक्टर है वो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका है। ओके, नाउ वन मोर टर्म डेट वी हैव टू डिस्कस इज, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज वन पॉइंट। सेकेंड जो पॉइंट आता है डेट इज क्वालिटी फैक्टर। हाँ जी सर, ये क्वालिटी फैक्टर क्या होता है बता देंगे। हाँ जी, ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। ये जो है हमारे पास पैरामीटर जो कि शार्पनेस या फिर रेजोनेंस की शार्पनेस को डिसाइड करता है। कितनी इजीली आपको यहाँ पे सुनाई दे रहा है, कभी कभी ज़ करके आवाज़ आती होगी आपके रेडियो में, वो पैरामीटर जो है, क्वालिटी फैक्टर जो है वो डिसाइड करता है वो चीज़ को डिटरमाइंस sharpness of रेजोनेंस के शार्पनेस को यहाँ पे ये चीज़ डिसाइड करता है। एंड ये जो है क्वालिटी फैक्टर है डेट इज इक्वल टू एनर्जी, हमारे पास कितना एनर्जी लॉस स्टोर हुआ है अपॉन कितना लॉस हुआ है, स्टोर्ड अपॉन एनर्जी लॉस, ठीक है। RLC सर्किट की अगर मैं बात करता हूँ, फॉर RLC हमारे पास सीधी सी बात ये है, फॉर RLC सर्किट जो क्वालिटी फैक्टर निकल के आता है वो क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, डेट इज इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, मैं रेड से पेन से लिखने चाहता हूँ यहाँ पे, जो क्वालिटी फैक्टर होता है डेट इज इक्वल टू 1 अपॉन R रूट अंडर L अपॉन C के बराबर हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एक नया फॉर्म भी इसका होता है, डेट इज दूसरा ऑल्टरनेटिव फॉर्म भी हम इसे कह सकते हैं, डेट इज ओमेगा L अपॉन R के बराबर भी ये होता है। तो जेई में बहुत बार इस फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अच्छा, शार्पनेस जो है ना, सीधी सी बात है, जो शार्पनेस है वो क्वालिटी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो शार्पनेस जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, शार्पनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी, क्योंकि शार्पनेस जो है मतलब क्वालिटी जो है वो एक शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो बेसिकली जस्ट मेक श्योर कि शार्पनेस क्या होता है वो आपको यहाँ पे पता रहे, ठीक है। तो डेट्स इट गाइस, अब जो है हम लोग एक लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। क्वालिटी फैक्टर आप देख सकते हो यहाँ पे, सीधी सी बात है, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, क्वालिटी फैक्टर इज डन। नाउ वी हैव टू डिस्कस वन मोर थिंग एंड दैट इज पावर इन AC सर्किट्स, दैट इज पावर इन AC सर्किट्स। चलिए लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पावर इन AC सर्किट्स की, पावर इन AC सर्किट, हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, मेनली जितने मेन टॉपिक्स थे उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अगर हम लोग बात करें पावर की इन AC सर्किट, हमारे पास कुछ ऐसा हो सकता है गाइस, जो है यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूँ डेरिवेशन में, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगर मैं पावर की बात करता हूँ, डेट इज आई आर एम एस कॉस फाई के बराबर हमारे पास ये होता है क्या, पावर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे AC सर्किट की, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ना गाइस, ठीक है, डेट इज ये जो है हमारे पास क्या है, IRMS है, ठीक है, ये क्या है, IRMS है। एंड ये जो है हमारे पास फेज डिफरेंस है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कुछ इस तरह से, ये जो है VRMS मान लेता हूँ इसको, तो इस केस में ये जो है मान लेते हैं IRMS cos फाई होगा, cos फाई, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, IRMS साइन फाई। अभी जो IRMS साइन फाई वाला फैक्टर क्यों ऐसा नहीं आया इसमें, बिकॉज जो IRMS साइन फाई है वो हमारे पास वॉटलेस करंट होता है। क्या होता है, वॉटलेस करंट हमारे पास ये होता है, ठीक है। जस्ट मेक श्योर, करंट जो है यहाँ पे हमारे पास VRMS से डेवलप होगा, एंड उसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट जो VRMS से डेवलप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो पावर हमारे पास, सीधी सी बात है, मैं आपको एक क्लियर लाइन से समझाना चाहता हूँ, जो पावर VRMS से डेवलप होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, वॉट, मतलब ऑफकोर्स जो पावर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं वही चीज़, और वो जो करंट यूज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वॉट फुल करंट, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे जो IRMS कॉस फाई है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वॉट फुल करंट, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो मेनली दिस इज द फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ पे वी आर एम एस एंड आई आर एम एस में पता है कि जो वी आर एम एस है वी नॉट अपॉन रूट टू लिख सकता हूँ, आई आर एम एस को आई नॉट अपॉन रूट टू लिख सकता हूँ, कॉस फाई। एंड क्लियर सी बात है, हमारे पास पी की वैल्यू कितनी आ गई, डेट इज वी नॉट आई नॉट कॉस फाई के बराबर, वी नॉट आई नॉट कॉस फाई अपॉन 2 के बराबर आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है। अच्छा सर जी, कॉस फाई क्या है वो बता दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग इसे पावर निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो कॉस फाई है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, पावर फैक्टर यहाँ पे आपको बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर हम लोग इसे बोलते हैं। एंड दिस इज जो फाई है वो क्या है, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन, फेज डिफरेंस बिटवीन जो v है एंड जो i है फॉर सर्किट। जो सर्किट में हमारे पास वी एंड आई है उसके फेज डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे फाई बोल देते हैं। ठीक है, बोल देते हैं। ओके सर जी, समझ में आ गया है। बाकी और कोई चीज़ हमारे पास इधर नहीं है। फाई हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, कॉस फाई की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दैट कॉस फाई आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, आर अपॉन जेड करके इजीली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर गाइज टुडेज सेशन। बहुत ही अच्छा एंड स्मूथ हमारे पास आज का सेशन था। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा आज के ये पूरे सेशन से, जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट को हम लोग डॉट टू डॉट मतलब ए से लेकर जेड तक हम लोगों ने सब कुछ यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है। ओके, और हम लोगों ने पूरे ऑल्टरनेटिंग करंट को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी गए धीरे धीरे करके पूरे फिजिक्स के वन शॉट्स को धीरे धीरे करके कवर कर रहे हैं। एंड धीरे धीरे करके हम लोग पूरे फिजिक्स को वन शॉट्स के अंदर, लेक्चर्स के अंदर सारे जो है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करके ख़त्म करने वाले हैं जल्दी। तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट करिएगा, प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। एंड यस गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो यस गाइज, यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट जिसको एक अच्छी रैंक चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, टू जस्ट टेक अ बिग जंप इन योर करियर। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर रहे हो अपने इस चैनल को। ठीक है, आपका ही चैनल है गाइस सब। एंड क्योंकि ये मत सोचना कि गाइस मैं चैनल को ग्रो करना चाहता हूँ, या ऑफ कोर्स आई वांट टू ग्रो दिस चैनल, और जिससे जो है आप बहुत बच्चों के पास ही जो है ये चैनल और ये जो हेल्प मैं करना चाहता हूँ वो पहुँच सकें, जो अफोर्ड नहीं कर पाते। फिर जो है हाई प्राइस के एजुकेशन को, उसको मैं फ्री यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कि आप सब तक पहुँच सके। एंड जो कि चाहते हैं कुछ जानना, कुछ सीखना, उनको बहुत ज़्यादा मदद मिल सके। ठीक है, तो सेशन पीडीएफ जो है सेशन के जस्ट बाद ही आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोडेड मिलेगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप ज्वाइन करें हो टेलीग्राम चैनल को। कुछ नहीं करना गाइस, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो सेशन को शेयर कीजिए। लिंक जो है 1 मिनट नहीं लगता गाइस आपको दोस्तों के शेयर करने के लिए। आप रील जो है रीलें शेयर कर देते हो इतनी सारी दोस्तों को, तो एक वीडियो शेयर करना तो बनता है गाइस। ठीक है, तो इतने नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, कोई एक सीरियस एस्पिरेंट हो, तो प्लीज़ खुद भी पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ मदद करके पढ़िए, ग्रुप स्टडी करिए। ग्रुप स्टडी में कुछ खेल कूद ना करिए। अगर आप ग्रुप स्टडी सच में कर रहे हैं तो मन लगा के कुछ टाइम के लिए पढ़ लीजिए। मान लीजिए 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लिया एंड 1 घंटा फिर आपने खेल लिया तो चलेगा। ठीक है, तो मेक श्योर अच्छी तरीके से पढ़िए। जेईई एग्ज़ाम बहुत करीब है गाइस, जनवरी अटेम्प्ट आई गेस होने वाला है बहुत जल्दी। तो अपनी हार्डवर्क को, इतने साल 2 साल आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, तो अभी गाइस आपको फीका नहीं पड़ना है। अपनी जी जान लगा दीजिए 2 महीने में। ठीक है, जिससे जो 2 साल में आपने जितनी मेहनत की है उससे डबल मेहनत आप 2 महीने में कर लीजिए। एंड गाइस आई बेट यू गाइस कि आप अपना जो ये मेहनत है उसका फल आपको देखने को मिलेगा अपने जेईई के स्कोर कार्ड के अंदर। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, thanks for watching this video, and like this video, share this video, subscribe this video. That's all for today. मिलते हैं ऐसे एक नए चैप्टर के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।